नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर कश्यप और आज की इस क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने वाले हैं। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी को इस प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। चाहे आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे और कोई भी एग्जाम हो, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, वो सारे के सारे एग्जाम के लिए आपका ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग इस प्रकार से टॉपिक वाइज जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। इस वीडियो के अलावा इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, फिलहाल तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबको मैं धीरे धीरे करके कवर करूंगा। तो जितना इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग का है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका लास्ट का भी जो टॉपिक रहेगा वो भी रहेगा। ठीक है, तो कंप्लीट आपको इस वीडियो को देखना है। लगभग 2 से ढाई घंटे का वीडियो बनने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो पर्वत पहाड़ है वो सबके बारे में बात करेंगे। जितने भी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है, माउंटेन पीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे। हालांकि स्लाइड आपका इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन ये मानकर चलिए कि आपको जो हिंदी मीडियम वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही क्लास है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को मतलब अच्छा रहता है अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि बहुत सारा जो नाम होता है उसको अगर हम इंग्लिश में देखें, मतलब वर्ल्ड के जितने भी नाम वगैरह है वो सबको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा सही है, मतलब वो ज़्यादा सही रहता है, वो ज़्यादा प्रोनाउंस करने में हमको आसानी होता है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ नहीं आएगा। बाकी मेरा देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्लास है सबको मैं हिंदी में बनाया हूँ, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी को मजबूरन मुझे इंग्लिश में बनाना पड़ रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आप आराम से वीडियो देखिए। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जितने भी जो हमारे जो कॉन्टिनेंट है, जितने भी जो महाद्वीप हैं, उनकी ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में बात करेंगे। टॉलेस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, 7 महाद्वीप हम लोग पढ़ते हैं। 7 महाद्वीप में हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसका नाम यहाँ पर एशिया है। ठीक है, मतलब जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है? एशिया है। इस एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से नेपाल में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। आप सभी को पता होगा, विश्व की ऊंची चोटी के रूप में भी हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। और नेपाल या फिर जो हिमालय है, हिमालय की भी ऊंची चोटी के रूप में हम इसको देखते हैं। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। और अगर हम एशिया की बात करेंगे, इस एशिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो एशिया कॉन्टिनेंट की भी ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट के जो मतलब ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, आप लोग समझ गए कहाँ है? तो चाइना और नेपाल के बॉर्डर में है। ठीक है, यहाँ पर देखो नेपाल और चाइना इस प्रकार से लिखा हुआ है, मतलब कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर में हमको ये देखने को मिलता है। आपको पता होगा 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है ना, या फिर 0.86 भी लगा सकते हैं, 8,848.86 मीटर। इस प्रकार से आप इसकी ऊंचाई जानते होंगे। तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, एशिया में है, या फिर अगर देश पूछा जाएगा तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर में है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम हिमालय को छोड़ दें, इस प्रकार से यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय की ऊंची चोटी तो हमको समझ में आ गया, माउंट एवरेस्ट। अगर हम हिमालय को छोड़ देते हैं, हिमालय के बाद अगर हम बात करते हैं, तो विश्व में यहाँ पर साउथ अमेरिका में एक ऊंची चोटी है, अकोंकागुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है? अकोंकागुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इधर कहीं पर है माउंट अकोंकागुआ। अकोंकागुआ अर्जेंटीना में है। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लंबा, यहाँ पर चिली है और इधर इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में अर्जेंटीना है। तो इस अर्जेंटीना में ही यह अकोंकागुआ है। ठीक है, माउंट अकोंकागुआ। तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो माउंट अकोंकागुआ को आपको लेना है। कौन से देश में है? तो अर्जेंटीना में है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा इस प्रकार से। चलिए, तो यहाँ पर ये जो साउथ अमेरिका है उसकी ऊंची चोटी क्या है? माउंट अकोंकागुआ। कौन से देश में है? तो अर्जेंटीना में है। 6,961 मीटर, या फिर कहीं कहीं पे 62 मीटर भी लिखा रहता है। तो इतनी इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर है माउंट देनाली। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या चीज है? माउंट देनाली है। इसी को माउंट मैकनली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यूएसए है, यूएसए के ही पार्ट यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये अलास्का है।
अलास्का यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यूएसए इसी का पोर्शन, मतलब इसी के पार्ट इस प्रकार से यहाँ पर अलास्का रेंज, मतलब अलास्का है, इसी अलास्का में यहाँ पर अलास्का रेंज है, इस प्रकार से अलास्का माउंटेन रेंज। इस अलास्का माउंटेन रेंज में ही यहाँ पर क्या है, माउंट देनाली है। ठीक है, माउंट देनाली बोला है, फिर माउंट मैकनले भी इसको कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से है, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब सबका आपको याद नहीं रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको किसको बता दिया हूँ, अकांकागुआ को हम लोगों ने देख लिया, अकांकागुआ याद रख लो। क्योंकि अगर अकांकागुआ की बात करेंगे तो अगर हम हिमालय पर्वत को छोड़ दें, यहाँ पर हिमालय रेंज को अगर छोड़ देते हैं, तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम इसको देख लेते हैं। मतलब हिमालय पर्वत में जितने भी ऊंची ऊंची चोटी हैं उसको अगर हम नहीं, मतलब उसको कंसिडर ना करें, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो है साउथ अमेरिका के अकांकागुआ, ये ऊंची चोटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 6961, ठीक है, 6961 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बाकी सबको आप देखेंगे तो 6900 से सभी का कम रहेगा, यहाँ पर 6194 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 5895 है, यहाँ पर 5642 है। तो अगर हिमालय को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब कि हिमालय में जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां है उसको अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हिमालय में तो बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, मतलब आपका 8000 से लेकर के आपका 8000, जैसे 8848 है, उससे कम देखेंगे तो 8611 है, 8598, इस प्रकार से बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं। तो उस सबको अगर छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका में ये जो अकोंकागुआ है ये विश्व की ऊंची चोटी बन जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। फिलहाल अभी तो हमको क्या लेना है, माउंट एवरेस्ट क्या चीज है, विश्व की ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे साउथ अमेरिका में तो अकोंकागुआ है, नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है। ठीक है, माउंट देनाली इस प्रकार से। कौन से रेंज में है इसको याद रखेंगे, ठीक है, किस रेंज में है, अलास्का रेंज में है, अलास्का माउंटेन रेंज भी इस प्रकार से। ये जो माउंटेन रेंज इस प्रकार से हम बनाए हो ना, इस रेंज को कहा जाता है अलास्का माउंटेन रेंज। इसी माउंटेन रेंज में हमको ये माउंट देनाली देखने को मिलता है। चलिए अब इसके बाद देखो, देखो यहाँ पर अफ्रीका। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर कहीं पर ये जो कौन सा पीक है, ये किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। तो तंजानिया देश में माउंट किलिमंजारो है। कौन से कॉन्टिनेंट में पूछा है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। माउंटेन पीक का नाम क्या है, तो किलिमंजारो है। कौन से देश में है, तो ये जो तंजानिया में है। ठीक है, कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा तो आपको क्या लेना है, अफ्रीका लेना है, मतलब कि महाद्वीप पूछा जाता है तो उस कंडीशन में अफ्रीका महाद्वीप लेना है। और अगर देश पूछा जाता है तो तंजानिया लेना है। ठीक है, तंजानिया देश में है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फिलहाल इसका ऊंचाई याद रखो, बाकी इधर का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं बताते हुए जा रहा हूँ लेकिन आपको दिमाग में ऐसे रखना है, मतलब उतना जरूरी नहीं है वो, लेकिन दिमाग में रहता तो ठीक है, याद रखेंगे इसको। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर यूरोप है ना, ये वाला पोर्शन में यूरोप है। ठीक है, ये वाला पोर्शन में क्या चीज है, यूरोप है। तो यूरोप में जो रूस है, ठीक है, रसिया में इस प्रकार से ये वाले पॉइंट पर माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। तो जो माउंट एल्ब्रुस है ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो महाद्वीप है उसकी ऊंची चोटी के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यूरोप जो महाद्वीप है इसका ऊंची चोटी क्या नाम है, एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। कौन से देश में है, तो रूस में है। ठीक है, कौन से देश में है, रूस में है। ऊंचाई कितना है, 5642। ठीक है, 5642 मीटर इस प्रकार से इसका ऊंचाई है। चलिए अब इसके बाद देखिए अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ते हैं, 7 में यहाँ पर इस प्रकार से ये 6वें नंबर का कॉन्टिनेंट हम लोग देख रहे हैं। तो अंटार्कटिका, इस अंटार्कटिका में इसकी जो ऊंची चोटी क्या है, विंसन मैसिफ है। ठीक है, अंटार्कटिका का सबसे मतलब ऊंची चोटी क्या नाम है, विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। ठीक है, इसका ऊंचाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 4892 मीटर ऊंचाई है, देख लेंगे इस प्रकार से। चलिए इसके बाद देखो ऑस्ट्रेलिया है ना, अंटार्कटिका के बाद यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ऊंची चोटी इस प्रकार से यहाँ पर कोजियोस्को है, माउंट कोजियोस्को। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे, माउंट कोजियोस्को क्या चीज है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, 2228 मीटर इस प्रकार से इसका ऊंचाई एलिवेशन दिया हुआ है, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। ठीक, कहाँ ये, ऑस्ट्रेलिया में है। चलो तो इस प्रकार से हमारे विश्व में जितने भी जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट की ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में हम लोगों ने बात किया।
अब इसके बाद इसको थोड़ा हम लोग और डीप में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं इसके बारे में, जैसे कि अभी जो मैं आपको समझाया उसी को मैं हल्का सा और रिपीट करते हुए डिटेल में समझाते हुए जा रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट हम लोगों ने देखा इस प्रकार से, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पिक है, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट पिक है, ये हम लोगों ने समझा, ठीक है, पहला पॉइंट वही बोल रहा है। हाइट इसका कितना है, 8,848.86 मीटर है। इट इज लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड नेपाल, ठीक है, चाइना और नेपाल के मतलब बीच में इस प्रकार से ये लोकेटेड है, ये बोला जा रहा है। यह कौन से माउंटेन रेंज में है, तो हिमालय माउंटेन रेंज में है, ठीक, किसमें है, हिमालय पर्वत में है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये नेपाल है, ये चाइना है, इसके बॉर्डर में यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कौन से माउंटेन रेंज में है, तो हिमालय माउंटेन रेंज में, ठीक है, ये तो सभी को पता है। और एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से ही जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, नेपाल में, ठीक है, सागर माथा के नाम से कहाँ जानते हैं इसको, नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर माउंट अकोंकागुआ, इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका की ऊंची चोटी क्या चीज है, माउंट अकोंकागुआ है। 6,962 या फिर 6,961 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे है, कौन से देश में है पूछा जाएगा, तो अर्जेंटीना याद रखेंगे, अर्जेंटीना देश में है ना, चिली के बॉर्डर में है ना, नियर चिली बॉर्डर ऐसे लिखा हुआ है, तो चिली इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चिली है, ये वाला जो देश दिख रहा है ना इधर, ये वाला, तो चिली है इधर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से ये चिली है, और यहाँ पर ये अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। देश अगर पूछेगा तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अर्जेंटीना देश में आएगा, हालांकि चिली के बॉर्डर में है। कौन से माउंटेन रेंज में पूछा जाएगा, तो एंडीज माउंटेन रेंज में, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये जो माउंटेन रेंज इस प्रकार से है ना, इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। देखो, एंडीज माउंटेन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दैट इज लोकेटेड अलोंग द इंटायर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। लेंथ कितना है, 7,000 किलोमीटर, मतलब इस प्रकार से यहाँ तक इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो एंडीज माउंटेन पर्वत है वो फैला हुआ है, उसका लंबाई कितना है, 7,000 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान देंगे, मैं आपको जो उस समय समझाया था ना, वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट को छोड़ दें या फिर हिमालय पर्वत को अगर छोड़ देते हैं, है ना, हिमालय माउंटेन रेंज को हम छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में जो साउथ अमेरिका के जो क्या लिखा हुआ है, इट इज द हाईएस्ट पीक आउटसाइड एशिया। देखो, अगर एशिया को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो मतलब जो अकोंकागुआ है वो विश्व का हाईएस्ट पीक हो जाता है, सबसे ऊंची चोटी के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। मतलब अगर हम हिमालय पर्वत को छोड़ देते, तो माउंट एवरेस्ट वगैरह को छोड़ देते हैं, तो ठीक है, जो चीज उस समय समझाया तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे लाई करता है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, सदर्न एंडीज माउंटेन, मतलब इस प्रकार से एंडीज जो माउंटेन है उस पर लाई करता है। दिस यंग फोल्डेड माउंटेन फॉर्म्ड बाय सबडक्शन ऑफ नाजका प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना, फिलहाल ये उतना अभी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर पढ़े होंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आप लोग पढ़े होंगे, या फिर अगर नहीं पढ़े तो उसको मैं कभी एक वीडियो बना करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा, है ना। अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर होगा इस प्रकार से हम लोग कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं। हम आपको पता होगा जो हमारा पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर नाजका प्लेट है, यहाँ पर इंडियन प्लेट है ना, ये अरबियन प्लेट है। तो इस प्रकार से बहुत सारा प्लेट के रूप में हमको ये देखने को मिलता है, अलग अलग प्लेट से मिलकर के ये जो हमारा जो क्रस्ट वाला जो पार्ट है पृथ्वी का वो बना हुआ है, ठीक, ऐसा कुछ है। और इनके बीच में हमेशा क्या होते रहता है, टकराव होते रहता है। अगर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से आएंगी तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, मतलब वहां पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, या तो भूकंप आने की संभावना है या फिर वहां पर ज्वालामुखी फटने की संभावना होती है। मतलब कि दो प्लेटें इस प्रकार से मानकर चलो, एक प्लेट इधर से ऐसा है, एक प्लेट इधर से ऐसा है। अब ये अगर पास आएंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा माउंटेन रेंज, मतलब कि कोई ऐसे पर्वत पहाड़ बन जाए। इस प्रकार से अगर फोल्ड होगा ऐसे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माउंटेन कुछ बनेगा वहां पर, माउंट मतलब कुछ ना कुछ पर्वत वहां पर बनेगा, जैसे हम लोगों ने हिमालय पर्वत देखा था उसी प्रकार से। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो कैसे बना है, तो वो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। एंडीज जो माउंटेन रेंज है इस प्रकार से यहाँ पर है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट और नाजका प्लेट ये दोनों के टकराने से इस प्रकार से एंडीज माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ है।
जैसे यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से यहाँ पर हिमालय पर्वत बने हैं ना, इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से जैसे हिमालय बने हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से क्या बना है, यहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज बना है। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था ना नीचे में इस तरीके से, तो इसका मतलब वही था। चलिए, तो ये इस प्रकार से ये हुआ। अब देखो अगला पॉइंट क्या था, ये हाईएस्ट पीक इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट मैकनली है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ये माउंट मैकनली अलास्का है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इधर भी देख सकते हैं ऐसे अलास्का रेंज, इस प्रकार से अलास्का रेंज है। तो इसी अलास्का रेंज की यहाँ पर इसकी जो ऊंची चोटी है इस तरह से, तो ये माउंट देनाली है। माउंट देनाली बोलो या फिर इसी को माउंट मैकनली के नाम से भी जाना जाता है। कौन से रेंज में है, तो अलास्का रेंज में है। कौन से देश में है, तो अलास्का में है, इसे याद रखेंगे। यूएसए में है ना, यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में है, और यहाँ पर इसी का पार्ट ये अलास्का, तो अलास्का में ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो अलास्का रेंज में इस प्रकार से वो लाई करता है। ऊंचाई कितनी है, तो ये 6100, ठीक है, 94 है, कहीं कहीं पे 91 भी रहेगा, तो कम ज्यादा इस प्रकार से कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। देखो, है ना, फिलहाल आपको बस जो अकोंकागुआ हम लोग देखें उसका ऊंचाई याद रखो, बाकी का ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका देखो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो तो हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। अफ्रीका का क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको समझा चुका हूँ इस प्रकार से, है ना। तंजानिया देश में है। कौन से देश में है ये, तंजानिया में, ये भी आपको समझा चुका हूँ। सेकंड हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाएगा अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट पीक, तो ये माउंट केन्या है। ठीक है, केन्या, माउंट केन्या। ठीक है, इसके ऊपर में इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है वो है, फिलहाल वहां पर दब गया है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है केन्या, तो माउंट केन्या यहाँ पर है। ठीक है, नीचे में यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, माउंट किलिमंजारो। ठीक, तो ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, मतलब सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका नहीं, आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की ऊंची चोटी क्या चीज है, तंजानिया, सॉरी किलिमंजारो। कौन से देश में है, तो तंजानिया में है। चलो, तो ये अफ्रीका का हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखो माउंट एल्ब्रुस हम लोगों ने देखा था, तो हाईएस्ट पीक इन यूरोप, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम इसको जानते हैं। अब इसमें याद रखेंगे माउंट कॉकसस। ठीक, इस प्रकार से माउंट कॉकसस है, इस माउंट कॉकसस में ही यहाँ पर इस प्रकार से माउंट एल्ब्रुस है। कौन से देश में है, तो रूस में, याद रखेंगे। ठीक है, रसिया में क्या चीज है, ये माउंट एल्ब्रुस लाई करता है। कौन से माउंटेन रेंज में है पूछा जाएगा, तो माउंट कॉकसस है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा, हो सकता है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है ना। यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंज है कॉकसस, इसमें लाई करता है कौन, माउंट एल्ब्रुस। ऊंचाई वगैरह को देख लीजिएगा, है ना, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊंचाई को याद नहीं रखना है आपको। ठीक, कौन से देश में है, रसिया में, और कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। एक मिनट। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। तो बाकी को इस प्रकार से आप लोग, ये तो हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट जानते ही हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया को, जियोस्को वगैरह मैं बता दिया हूँ, है ना। विल्सन मैफे वगैरह को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो यहाँ तक ये हुआ। अब देखो मेजर माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत सारे जो माउंटेन रेंज है उसमें आपको कुछ कुछ माउंटेन रेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे है, इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे यहाँ पर माउंटेन रेंज जो लिखा हुआ है ना, ये इतने, ये सब का नाम आपको थोड़ा सा देखना होगा, है ना, कहाँ कहाँ पे ये है, ये माउंटेन रेंज, इसको मतलब माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ पे है उसको आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज हम लोगों ने देख लिया है ना, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड में इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। साउथ अमेरिका में हम लोगों ने इसको समझा है ना। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, 7000 किलोमीटर के आसपास लगभग इसका लंबाई है, एंडीज माउंटेन रेंज। इसका देखो यहाँ पर ग्रेट स्कार्पमेंट है। ठीक है, द ग्रेट स्कार्पमेंट है। अब देखो इनको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर देखते जाएंगे। एंडीज को तो मैं आपको समझा चुका हूँ, एंडीज माउंटेन रेंज इस प्रकार से, है ना, कहाँ पे है वो तो हो गया है, और बाकी किस प्रकार से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर है द ग्रेट स्कार्पमेंट, इस प्रकार से यहाँ पर द ग्रेट स्कार्पमेंट है ना। ये अफ्रीका में इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है नीचे में। ठीक है, द ग्रेट स्कार्पमेंट। रॉकी माउंटेन, ठीक है, रॉकी माउंटेन कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में है ना। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर इस प्रकार से यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये फैला हुआ है। ठीक, ये अलास्का, फिर इधर आएंगे तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, इस प्रकार से, है ना, ये फैला हुआ है इस तरीके से, ऐसे रॉकी माउंटेन है। ठीक है, रॉकी माउंटेन कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से देश में, ध्यान ध्यान रखते जाएंगे।
इसके बाद देखो यहाँ पर द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है ये। देखिए तो ये कौन सा माउंटेन रेंज है, पैरेनीज, पैरेनीज माउंटेन या फिर माउंट पैरेनीज। तो ये क्या करता है, यहाँ पे फ्रांस और ये स्पेन, इसके बीच में इस प्रकार से नेचुरल बॉर्डर बनाने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों देश के बीच में क्या करता है, ये नेचुरल बॉर्डर बनाने का काम करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखो एटलस माउंटेन, बहुत बार आप लोग सुने होंगे है ना एटलस माउंटेन। तो इस प्रकार से ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर है, हमको ये वाले पोर्शन में ऐसे एटलस माउंटेन देखने को मिलता है। तो इसमें देखो कौन कौन से देश में है इसको भी ध्यान रख लेंगे है ना, मोरक्को है, अल्जीरिया है, तुनिसिया है, ये 3 देश में इस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ है यहाँ पर ऐसे। इसका देखो बैरिसन माउंटेन है ना, ये अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर का चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक इस प्रकार से आपको देख लेना है। बैरिसन माउंटेन ये इंडोनेशिया, इस प्रकार से इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है वहां पर इस प्रकार से फैला हुआ है ना। कौन से देश से पूछा गया तो इंडोनेशिया बोलेंगे, सुमात्रा आइलैंड है ये, इसमें बैरिसन माउंटेन है। इसके बाद बाल्कन माउंटेन है ना, बाल्कन माउंटेन बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार से कंट्रीज है, उसको बाल्कन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं ये वाला पोर्शन को, इस प्रकार से तीनों साइड से जो समुद्र से घिरा हुआ है तो ये बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है। और इस बाल्कन पेनिनसुला में बहुत सारे जो कंट्री आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं वो सभी बाल्कन कंट्रीज हैं। ठीक है, अब बाल्कन माउंटेन रेंज इस प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से ये फैला हुआ है। ठीक है, सर्बिया और बल्गेरिया में, ठीक है, सर्बिया और बल्गेरिया में इस प्रकार से बाल्कन माउंटेन रेंज फैला हुआ है। देखिए अब यहाँ पर यूराल माउंटेन है ना, यूराल माउंटेन आपको पता होगा यूरोप और एशिया ये दोनों के बीच में इस प्रकार से बॉर्डर बनाता है ना। इस प्रकार से यूराल जो माउंटेन है वो एशिया और यूरोप के बीच में क्या करता है, ऐसे डिवाइड करने का या फिर बॉर्डर बनाने का वहां पर काम करता है। अब देखो हमारे जो हिमालय में जो बहुत सारे माउंटेन रेंज है उसको तो मैं आपको हिमालय वाला टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर उसको ज्यादा ऐसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक एक बार आपको मैं समझा देता हूँ, एक एक बार आपको इसको देख लेना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है। इसके बाद यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है इसको काराकोरम रेंज के तौर पर ले सकते हैं। जो ट्रांस हिमालय हम लोग ट्रांस हिमालय जो देखते हैं वो ट्रांस हिमालय यहाँ पर इसको कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ऐसे कुनलुन माउंटेन है। ठीक है, क्या चीज है, कुनलुन माउंटेन, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, इस तरीके से हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत। और यहाँ पर त्यान सन माउंटेन है ना, उतना ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इन सब का जो पॉइंट यहाँ पर मतलब सब आकर के जब मिलते हैं तो ये वाले पॉइंट पे एक ऐसा गांठ बन जाता है जिसको पामीर की ग्रंथि बोल देते हैं। पामीर माउंटेन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को आप पामीर की ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पामीर की गांठ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जितना भी माउंटेन है जिस प्रकार से यहाँ पर आते हैं, इधर से ये हिमालय पर्वत हो गया, यहाँ से कुनलुन श्रेणी हो गया, इधर से ये हिंदू कुश पर्वत हो गया है ना, यहाँ से त्यान सेन पर्वत हो गया, तो ये सब आकर के जहाँ पर मिलते हैं उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो पामीर की ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, पामीर की ग्रंथि। चलो तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज था वो हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर माउंटेन वाला जो हमारा टॉपिक है वो कवर होता है, मतलब कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जितने भी जो लेक है विश्व में, जितने भी जो जो लेक है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी झील है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो जो इम्पोर्टेंट झील है उसकी विशेषताओं को मैं बताते हुए चलूंगा, तो आपको ध्यान से इनको देखते हुए जाना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कैस्पियन सी, ठीक, कैस्पियन सी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है। कैस्पियन सी क्या चीज है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है जो कि साल्ट वाटर लेक के रूप में हमको देखने को मिलता है, मतलब साल्ट वाटर लेक है। विश्व का सबसे बड़ा झील, विश्व का सबसे बड़ा झील या फिर विश्व का सबसे खारे पानी का बड़ा झील अगर पूछा जाता है तो किसको लेना है, कैस्पियन सी को लेना है। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो इस प्रकार से 3-4 जो मतलब 4-5 जो देश है उससे घिरा हुआ है। अब कौन कौन से देश से घिरा हुआ है उसको याद रखने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा तारीख को। ठीक है, तारीख। अब तारीख में आपका बहुत अच्छा सा ट्रिक बन जाता है, जैसे यहाँ पर ये टी से है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, टी से क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ए से है अजरबैजान, ए से क्या चीज है, अजरबैजान है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अजरबैजान, और आर से है रसिया, आई से है ईरान, और के से है कजाकिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी जो देशों से घिरा हुआ है ये जो कैस्पियन सी वो यहाँ पर दिया हुआ है। कौन कौन से देश से घिरा हुआ है, तो ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, रसिया है और कजाकिस्तान है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये कैस्पियन सी है। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से
है ना, ये है क्या, द कैस्पियन सी। ठीक, देखिए अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर लेक ये दिख रहा है, डेड सी है। जो इम्पोर्टेंट सी है, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो लेक है उसको मैं पहले यहाँ पर बताते हुए जा रहा हूँ ना। तो यहाँ पर डेड सी है, ठीक, इस प्रकार से डेड सी का जो पानी है इतना ज्यादा खारा है, इतना ज्यादा साल्ट वाटर है इसमें, कि इसमें अगर कोई डूबना भी चाहेगा, मतलब उसका पानी का डेंसिटी ज्यादा है, साल्ट वाटर मतलब डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इसमें अगर कोई डूबना भी चाहेगा तो वो डूब नहीं पाता है। मतलब अगर कोई वस्तु को आप फेंक दो जो कि पानी में फ्लोट करता है, या फिर आप हम स्वयं ऐसे तालाब में जब हम जाएंगे तो सिंपल सिंपल हम डूब जाते हैं, तालाब नदी नाला में हम डूब जाते हैं, लेकिन डेड सी में अगर हम जाएं तो हम ऐसे ऊपर में फ्लोट करेंगे, ऊपर में तैरते रहेंगे, है ना। इस प्रकार से ये डेड सी है, इसके ऊपर इस प्रकार से अगर किसी को फेंक दो तो क्या करता रहेगा, इस प्रकार से वो तैरते रहेगा, ऐसे फ्लोट करते रहेगा। मतलब इसका जो डेंसिटी है, इसमें जो पानी है उसका जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसमें कोई भी वस्तु इस प्रकार से तैरते रहता है। तो मृत सागर इसको बोलते हैं, ठीक है, डेड सी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। और मतलब ऐसा कुछ है कि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इसका खारा होने के पीछे का जो कारण, हालांकि उसको तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके आसपास आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा हमको नदी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐसे कोई नदी वगैरह हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी एक रीजन है ना, इसका खारा होने का। समुद्र मतलब जैसे कि अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी इस प्रकार से आकर के इकट्ठा हो जाता है आसपास, इस प्रकार से आकर के इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद वेपराइजेशन, मतलब कि अगर भाप बनता है तो भाप बन के जो पानी है वो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन वहां पर जो नमक की मात्रा है, जो साल्ट की मात्रा है, जो कि मिट्टी से धुल धुल करके यहाँ पर पहुंचता है, वो उसी में रह जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका पानी क्या है, बहुत ज्यादा खारा हो जाता है। चलिए, तो डेड सी है, ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है, डेड सी, मृत सागर। अगला मतलब अगला लेक देखिए यहाँ पर, लेक बैकाल। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है ना। लेक बैकाल सबसे पुराना लेक, एंसेंट लेक के रूप में हम इसको जानते हैं। लेक बैकाल इज एन एंसेंट लेक, कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा लेक के रूप में हम इसको जानते हैं। सबसे गहरा लेक या फिर सबसे डीपेस्ट लेक किसको, मतलब कौन सा है वर्ल्ड में, तो यहाँ पर किसको लेंगे, लेक बैकाल को लेंगे। सबसे पुराना लेक कौन सा है पूछाएगा तो इसमें भी किसको लेंगे, लेक बैकाल को लेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। इट इज फ्रेश वाटर लेक बाय द डेप्थ ऑफ 1642 मीटर, है ना। ये फिलहाल इसका मतलब डेप्थ वगैरह हमको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, कितना गहराई है उसको चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। 1642 मीटर से क्या है, गहराई है। चलो, इस प्रकार से यहाँ पर ये लेक बैकाल है, कौन से देश में है पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, रूस में है, ठीक है, रसिया में है, कहाँ पे, मतलब रूस में है लेक बैकाल, ठीक, इस प्रकार से। देखिए अगला यहाँ पर द ग्रेट लेक्स, ठीक है, द ग्रेट लेक्स, या फिर आप इसको फाइव फिंगर लेक के रूप में भी सुने होंगे, फाइव फिंगर लेक भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो ऊपर में कनाडा है, ठीक है, ये कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट है। इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर बहुत सारा हमको लेक देखने को मिलता है। इसमें 5 बड़े बड़े जो लेक है उन्हीं को हम लोग द ग्रेट लेक्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं, या फिर फाइव फिंगर लेक भी कहा दिया जाता है ना। अब देखो, इसको आपको मैं जूम करके बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लेक है, पहले इसको देख लो। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप लोग होम्स से याद रखेंगे, ऐसे होम्स, है ना। अब जैसे होम्स में देखो यहाँ पर, एच से है ह्यूरोन, ओ से है ओंटोरियो, एम से है मिशिगन, ई से है इरी, एस से है सुपीरियर, ठीक है। तो पहले सुपीरियर को याद रखेंगे, सुपीरियर नाम से ही पता चल रहा है सुपर। तो ये जो सुपीरियर लेक है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इससे पहले हम लोगों ने कैस्पियन सी देखा था, वो साल्ट वाटर लेक था, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक था कैस्पियन सी। लेकिन यहाँ पर ये क्या चीज है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बोलेंगे, ठीक है, मीठे पानी का झील, सुपीरियर लेक। देखो अब कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा है, इसको समझो। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कनाडा है ऊपर में, नीचे में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, ये दोनों को डिवाइड करने वाली एक लाइन इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है ना। ये इस प्रकार से आप सीधा इसको बना लेंगे, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर आकर के लाइन इस प्रकार है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से। मतलब आप देखेंगे तो ऊपर में कनाडा है, नीचे में यूनाइटेड स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में आप ध्यान से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो एक तो ये सुपीरियर लेक आपको दिखाई दे रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या चीज है, ये सुपीरियर लेक है, जो कि कनाडा और यूएसए दोनों में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और
मतलब ये जो कनाडा है ये दोनों में है। यहाँ पर ह्यूरोन को देख रहे हैं, तो ह्यूरोन भी क्या चीज़ है, ये भी दोनों में है ना। इधर देखेंगे तो कनाडा, इधर यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पर ये देखेंगे मतलब इरी को देखेंगे, इरी को देखेंगे तो ये भी दोनों में है। यहाँ पर ओंटारियो को देखेंगे तो ये भी दोनों देश में हमको देखने को मिलता है। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो सुपीरियर लेक हो, चाहे ह्यूरोन हो, चाहे इरी हो, चाहे ओंटारियो हो, ये चारों जो लेक है ये दोनों देश में है। ठीक है, दोनों देश में इस प्रकार से फैला हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जो मिशिगन है, मिशिगन को आप ध्यान से देखें, ये पूर्णतः यूएसए में है। ठीक है, पूर्णतः किसमें है, यूएसए में हमको देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है। ठीक है, मिशिगन कहाँ है, पूर्णतः यूएसए में है। बाकी यहाँ पर जो, और यहाँ पर जो सुपीरियर है, ह्यूरोन है, ओंटारियो है, इरी है, ये चारों दोनों में है, मतलब कि यूएसए और कनाडा दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मिशिगन है जो कि क्या चीज़ है, पूर्णतः यूएसए में है। ध्यान में रखेंगे ना, एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ पर इसको और थोड़ा समझिए। इसमें हमको समझने लायक एक दो पॉइंट ये है, जैसे कि यहाँ पर एक सेंट लॉरेंस रिवर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो लेक ओंटारियो हमको देखने को मिलता है ना, ये जो लेक ओंटारियो हमको देखने को मिलता है, इस लेक ओंटारियो, इस प्रकार से लेक जो ओंटारियो है, यहाँ से एक नदी निकलती है ना, इसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर के इस प्रकार से गिर जाती है। तो लेक ओंटारियो से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखेंगे सेंट लॉरेंस, है ना। सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो यहाँ से निकलती है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये लेक एरी है, लेक एरी, और यहाँ पर लेक ओंटारियो, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक नदी है। इस प्रकार से इन दोनों को कनेक्ट करने वाली यहाँ पर एक नदी है। ठीक, इस तरीके से एक नदी हमको देखने को मिलता है। ये नदी का नाम है नायग्रा। ठीक है, नायग्रा। तो ये नायग्रा जो नदी है, नायग्रा या फिर नायग्रा जो नदी है, उसमें आप देखेंगे नायग्रा फॉल है। ठीक है, नायग्रा फॉल हमको देखने को मिलता है। इसी नदी में इस प्रकार से एक पॉइंट ऐसा है जहां पर क्या चीज है, नायग्रा फॉल है। नायग्रा वाटरफॉल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे उसके बारे में और बात करेंगे। बहुत अच्छा भी, मतलब अच्छा भी वाटरफॉल है, और ये मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कहाँ पे है, कौन से नदी में है, कौन कौन से दो लेक को कनेक्ट करता है, इस प्रकार से बहुत सारा उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। बहुत सारा बेसिक चीजों को आपको यहाँ पर मैं समझा दिया। यहाँ पर ये क्या, ह्यूरोन है, यहाँ पर सुपीरियर लेक है, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर ये लेक मिशिगन है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, पहले चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको पता होगा तो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरोन, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक मतलब नहर बनाया गया है। ठीक है, उसको क्या नाम है, उसका आपको मतलब वो इसका क्या नाम है, आपको इस प्रकार से उसको बताना है। ठीक, कौन सा नहर है वहां पर, इसको आपको कमेंट में लिखना है। दोनों को कौन सा नहर जो कि कनेक्ट करता है, से इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब देखो आगे, ये वही चीज है जो कि नायग्रा फॉल में आपको समझा रहा था। यहाँ पर लेक ओंटारियो ऊपर में, नीचे में लेक एरी है। दोनों को कनेक्ट करने वाली जो नदी इस प्रकार से नायग्रा है, और यहाँ पर जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या चीज है, नायग्रा फॉल। सेंट लॉरेंस रिवर आपको मैं समझा चुका हूँ। लेक जो ओंटारियो है वहां पर इस प्रकार से सेंट लॉरेंस रिवर वहीं से निकलती है, और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर के गिर जाती है। अच्छा, आपको एक चीज और यहाँ पर बताना है। एक देखिए, यहाँ पे एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, एक लैटिट्यूड है, कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, मतलब कितने अंश की अक्षांश रेखा है, वो अक्षांश रेखा को आपको बताना है, जो कि यहाँ पर कनाडा और अमेरिका, मतलब यूएसए, इस दोनों को अलग करता है। ठीक है, दोनों को सेपरेट करने वाली जो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है, इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है। ये कितने डिग्री की अक्षांश रेखा है, वो आपको लिख कर बताना है। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, अब आपको लिख के बताना है कि ये कितना डिग्री का है, और थोड़ा डिटेल में चाहे तो लिख सकते हैं। फिलहाल ये मैं आपको बता दिया। 49 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, जो क्या करता है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को इस प्रकार से अलग करने का काम करता है। देखो, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। यूएसए और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बॉर्डर बनाता है।
अब देखो लेक्स इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका में कौन कौन से लेक है ये बताया गया है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है विक्टोरिया लेक को, विक्टोरिया लेक, ठीक है, विक्टोरिया लेक। तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में इसको हम जानते हैं, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इसको कहा जाता है, विक्टोरिया लेक को, आफ्टर लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बाद इस प्रकार से मतलब लेक विक्टोरिया आता है। चलो अब ये फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कनाडा में कौन कौन सा लेक है इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे तो इसको याद रखें वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा लेक है इस प्रकार से देख सकते हैं, ग्रेट बेयर है, ग्रेट स्लैब है, इस प्रकार से जो भी नाम लिखा हुआ है देख सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना बेहतर होगा। चलिए तो ये लेक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अच्छा यहाँ पर लेक में हम लोगों ने देखो लेक में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ना, द कैस्पियन सी हम लोगों ने देखा, विश्व का सबसे बड़ा झील के रूप में जानते हैं, लार्जेस्ट लेक, जो कि साल्ट वाटर लेक है ना। लेक यहाँ पर लेक डेड लेक, सॉरी डेड सी हम लोगों ने देखा, है ना। मृत सागर हम लोगों ने देखा, लेक बैकाल हम लोगों ने समझा जो कि सबसे पुराना है और सबसे डीपेस्ट लेक है, ठीक है, रूस में है। और इसके बाद यहाँ पर द 5 फिंगर लेक या फिर ग्रेट लेक्स को हम लोगों ने बात किया, ठीक है। यही सब लेक जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखो रिवर्स, जितने भी नदियां हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर आप एक एक सिंगल मैप में आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे है, लेकिन इसको हम लोग और मैप में थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं एक एक करके, तो ज्यादा हमको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंडिया है, तो इंडिया में बहुत सारी जो नदियां हैं, जैसे यहाँ पर सिंधु नदी हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार से जो महानदी वगैरह हम लोग देखते हैं, है ना। इधर गंगा नदी वगैरह हम लोग देखते हैं, गोदावरी इस प्रकार से देखते हैं, और बाकी जो भी नदी पढ़ते हैं इस प्रकार से हमारे भारत में है। अब भारत के अलावा और भी जो नदियां हैं कहाँ कहाँ पे है, जैसे यहाँ पर अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं कहाँ पे है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है, साउथ अमेरिका में देखेंगे, है ना, यूरोप में देखेंगे, और एशिया में और भी जो नदियां हैं उन सबके बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है, ठीक है। तो इन सभी नदियों को हम लोग यहाँ पर देखते हुए जाएंगे, सबका नाम और विशेषताओं को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखेंगे, देखो ये हमारे भारत में जो भी नदी है वो सबको मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सांगपो नदी के नाम से इस प्रकार से जो नदी है उसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से हमारे भारत में जानते हैं, इसको सांगपो नदी कहा जाता है, सांगपो रिवर कहते हैं, है ना। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, लेकिन हमारे भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। इसको हम गंगा नदी कहते हैं, ये गंगा नदी है, सभी आप जानते होंगे गंगा नदी, है ना। इसकी जो भी सहायक नदी है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, यहाँ पर सतलज नदी है, यहाँ पर इंडस रिवर है, ठीक है, सिंधु नदी। तो इस प्रकार से हमारे भारत में जो भी नदियां हैं वो तो ऐसा है। अब देखो चाइना में जो दो नदियां हैं, ठीक है, एक इस प्रकार से येलो रिवर के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना, येलो रिवर, होंगहे रिवर भी इसी मतलब कह दिया जाता है। आगे इसके बारे में विशेषताओं को मैं समझाऊंगा। तो येलो रिवर है, ठीक है, येलो रिवर, इसका पानी जो है येलो रहता है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर येलो रिवर पड़ गया है। कहाँ पे है, तो चाइना में, याद रखेंगे, ठीक है, चाइना में इस प्रकार से येलो रिवर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और रिवर है यांगजी रिवर, ठीक है, यांगजी रिवर, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये भी कहाँ है, चाइना में है, ठीक। दो नदी हम लोगों ने चाइना में देखा, है ना। अब इसके बाद ये जो भी नदियां हैं, है ना, जैसे ये सबको आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। अब इसको डिटेल वाले जो मैप है उसमें हम लोग समझेंगे, तब हमको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर मैकोंग रिवर है, तो ये सिर्फ चाइना में नहीं है ना, यहाँ चाइना से इस प्रकार से होते हुए आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लाओस है, ठीक है, यहाँ पर थाईलैंड है, कंबोडिया है, बहुत सारे देश हैं जहाँ से होते इस प्रकार से नदी गुजरती है ना। मैकोंग रिवर, ठीक है, मैकोंग रिवर इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर इरीवाड़ी रिवर है ना, ये जो म्यांमार है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इरीवाड़ी रिवर के नाम इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट नदी है वो यहाँ पर है। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं, है ना। इसको तो फिलहाल देखेंगे बाद में। जैसे मैकोंग रिवर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन से देश में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से नदी, इस प्रकार से ये ऐसे है, ठीक है। चलो इसको बाद में और देखेंगे। देखो पहले चीन की जो नदियां हैं उसको समझ लो, है ना। चीन में आपको यहाँ पर एक येलो रिवर के बारे में बताया, इस तरीके से क्या चीज है, येलो रिवर है ना। और एक और यहाँ पर यांगजी रिवर के बारे में मैंने बात किया था, इस तरीके से। इसी यांगजी रिवर में याद रखेंगे यहाँ पर थ्री गॉर्जेस डैम है ना। थ्री गॉर्जेस डैम विश्व के सबसे बड़ा डैम के रूप में हम इसको देखते हैं, बहुत बड़ा डैम है इसलिए इसको थ्री गॉर्जेस डैम, मतलब थ्री गॉर्जेस डैम उसका नाम है। देखो चीन की प्रमुख नदियां, है ना। पहले तो आपको ये मैं क्या बताया, येलो रिवर, ठीक है, येलो रिवर इस प्रकार से, ये जो रिवर है वो क्या चीज है, येलो रिवर है। इसी को हम क्या कहते हैं, होंगहे रिवर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ना, होंगहे रिवर भी कहते हैं। एग्जाम में सब पॉइंट पूछा जा सकता है,
येलो रिवर, होंगे रिवर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? चीन में है। इसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चीन का शोक, सौरो ऑफ चीन किसको कहते हैं? सौरो ऑफ चीन किसको कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? येलो रिवर को कहते हैं या फिर होंगे रिवर को कहा जाता है। यह येलो सागर में, मतलब कि पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर इस प्रकार से जा करके गिर जाती है। ठीक है, फिलहाल ये कहाँ पे जाके गिरती है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीन का शोक कहते हैं, उसको याद रखेंगे, और इसी येलो रिवर को क्या कहते हैं? होंगे रिवर भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। इसका देखो यांगजी रिवर है ना, यांगजी रिवर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में इसको हम जानते हैं, है ना। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में हम इसको जानते हैं। सबसे बड़ी नदी नील नदी है, आप सभी को पता होगा, है ना। सबसे बड़ी नदी क्या है? नील नदी है। फिर हमको अमेजोन रिवर देखने को मिलता है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर में हमको अमेजोन रिवर देखने को मिल जाता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में हमको यांगजी रिवर ये देखने को मिलता है। ठीक, इस प्रकार से है, चाइना में हमको देखने को मिलता है। ईस्ट चाइना सी में जाकर के गिर जाती है। थ्री गॉर्जेस डैम इसी नदी में है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थ्री गॉर्जेस डैम कौन सी नदी में है? तो कौन सी नदी में है? ये यांगजी रिवर में है। तो चीन की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने बात किया। दो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, आप चाहें तो और यहाँ पर पर्ल नदी को भी याद रख सकते हैं, और यहाँ पर ये सोंगवा नाम की कोई नदी है, इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये दो नदी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखा, येलो रिवर और क्या चीज है? यांगजी रिवर, है ना। नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब है, हो सकता है पहली बार कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उनको नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा परेशानी हो, लेकिन 2 बार 4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो येलो रिवर, होंगो रिवर भी कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं, यांगजी रिवर विश्व की तीसरी नदी के रूप में जानते हैं, और ईस्ट चाइना सी में जाके गिर जाते हैं। थ्री गॉर्जेस डैम इसी में हमको देखने को मिलता है। चलिए अब इसके बाद देखिए राइन रिवर। ठीक है, राइन नदी। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से ये निकलती है। ठीक है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, इस प्रकार से स्विट्जरलैंड है। इस स्विट्जरलैंड के यहाँ पर ये आल्प्स पर्वत है। ठीक है, आल्प्स पर्वत, ALPS, आल्प्स, इस पर्वत से निकलती है और नॉर्थ सी में जाकर के गिर जाती है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ करके ये नॉर्थ सी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से राइन रिवर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब राइन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस किस दृष्टिकोण से है, इसको आप देखिए यहाँ पर। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड, लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड के नाम से मतलब कहा जाता है। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में हम इसको जानते हैं। राइन नदी यूरोप की मतलब राइन नदी यूरोप की कोयला नदी, मतलब कोल रिवर के नाम से भी जानी जाती है ना। ये नदी को और क्या कहते हैं? कोल रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब उसका कोल नदी कहने का कुछ रीजन ये भी हो सकता है कि आसपास में कुछ कोयले वगैरह का ट्रेड वगैरह होते हैं, कोयला पाया जाता होगा, इस वजह से इसका नाम कोल रिवर के नाम से इसको जाना जा रहा है ना। बाकी क्यों कहा जाता है उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, कोल रिवर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलो, और ये जो पॉइंट हम लोगों ने देखा, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, ठीक है, यूरोप में है, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं इसको भी याद रखेंगे, कौन से देश से निकल रही है याद रखेंगे, और इस प्रकार से कहाँ जाके गिर जाए उसको मतलब कहाँ जाकर के गिर जा रही है उसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद देखिए अगला कौन सी नदी है। अब अफ्रीका में जो भी मेजर रिवर्स है, इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अफ्रीकन रिवर्स को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे नील नदी। ठीक है, नाइल रिवर 6650 किलोमीटर इसका लेंथ है, इसका लंबाई है। ठीक है, यहाँ पर फिर ये कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर 4700 किलोमीटर है। सब यहीं पर है ना, अफ्रीका का जितना भी जो रिवर्स है वो हम यहाँ पर ये लिखा गया है, इसको हमको देखना है। तो नील नदी है, कॉन्गो रिवर है, नाइजर है, जम्बेजी है, ओरैंग है, सेनेगल है। ये सब इस प्रकार से नदियां हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेक विक्टोरिया से निकलती है इस प्रकार से नील नदी, जो कि व्हाइट नील है ना। दो प्रकार के नील हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक ब्लू नील और व्हाइट नील। इस प्रकार से ये व्हाइट नील हमको यहाँ पर, ये व्हाइट नील इस तरीके से है, और यहाँ पर इसी में आकर के ब्लू नील इस प्रकार से मिलती है। दोनों मिलकर के नील नदी के नाम से इस प्रकार से इसको हम जानते हैं, नील नदी। ठीक है, नील नदी कहाँ से निकल रही है? लेक विक्टोरिया से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ये कॉन्गो रिवर है, इस तरीके से ये कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको जो भूमध्य रेखा है, इस प्रकार से भूमध्य रेखा मतलब कि जो इक्वेटर है वो 2 पॉइंट पर कट करते हुए जा रहा है।
ठीक है, इस प्रकार से एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो भूमध्य रेखा को दो जगह पर काटने वाली नदी कौन सी है? तो कॉन्गो नदी याद रखेंगे, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर क्या कर रही है यहाँ पर? इक्वेटर को मतलब भूमध्य रेखा को दो जगह पर काटते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉन्गो रिवर भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हमारे भारत में वह कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो दो जगह पर काटती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और कहाँ से निकलती है, कौन कौन से राज्य में बहती है, वो भी आपको कमेंट में लिख देना है। कौन सी नदी है पहले तो इसको लिख दीजिए। ठीक है, कौन सी नदी है जो कि क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटते हुए आगे बढ़ती है, हमारे भारत की कौन सी नदी है उसको बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्गो रिवर को हम लोगों ने देखा जो कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये कर्क रेखा है ना। तो कर्क रेखा में यहाँ पर तो ऐसा कुछ विशेषता अभी नहीं है जो कि भारत में है। मैं आपको अभी उसको कमेंट करके बताने के लिए बोला हूँ, कौन सी नदी जिसको दो बार काटती है, ऐसे आपको बताना है कमेंट करके। इसके बाद यहाँ पर ये मकर रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ, है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये इक्वेटर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी नदी को दो जगह पर काटते हुए आगे बढ़ रही है, या फिर कौन सी नदी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो जगह पर काटती है? तो लिम्पोपो याद रखेंगे, है ना। ये लिम्पोपो जो रिवर है, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो दो पॉइंट अभी मैं आपको समझाया, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्गो रिवर भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से नील नदी है ना। लंबाई इसका अगर पूछा जाएगा तो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या है, लेंथ है। चलो अब देख लो बाकी और कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे इस प्रकार से हमको नाइजर रिवर देखने को मिलता है ना। इस प्रकार से क्या है, नाइजर रिवर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर सेनेगल रिवर हमको देखने को मिलता है ना। यहाँ पे ये जेम्बेजी रिवर कुछ इस प्रकार से है, जेम्बेजी रिवर। ये लिम्पोपो रिवर हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे ओरोंग नाम की रिवर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अफ्रीका में जितने भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन रसिया, मतलब रूस में जो इंपॉर्टेंट नदी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इसको आपको ध्यान नहीं देना है, एक एक बार देख लेना है इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे लीना नाम की रिवर है ना, लीना रिवर, ये लीना रिवर है। और ये यांसी रिवर, यांसी ऐसे कुछ ही मतलब रिवर है यांसी। ये ओब है, ठीक है, ये ओब रिवर है। ये वोल्गा रिवर है, वोल्गा, ये डॉन और ये अमूर। इस प्रकार से ये जो भी रिवर है आप लोग देख लेंगे। फिलहाल दो तीन रिवर नाम याद रखेंगे, इसको देख लो, है ना, यांसी को देख लो और यहाँ पे ओब देख लो, ये वोल्गा को देख लो। ठीक है, तो ये कहाँ है, रसिया में है। कौन से देश में ऐसा पूछा जा सकता है, तो बस इसका देश को याद रखेंगे। देख लो लीना रिवर के बारे में कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग समझ लेते हैं। लीना रिवर रूस के लेक बैकाल से निकलती है। ठीक, इस प्रकार से रूस में जो हम लोगों ने लेक बैकाल देखा है, इस लेक बैकाल से निकलती है और आर्कटिक ओशियन के लाप्तेव सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाप्तेव सी है। आर्कटिक ओशियन में क्या चीज है, लाप्तेव सी है। तो यहाँ पर जाकर इस प्रकार से नदी गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, लेक बैकाल से, है ना। इस तरीके से जा करके कहाँ गिर जाती है, लाप्तेव सी में गिर जाती है। तो निकलती कहाँ से, लेक बैकाल से, बैकाल लेक से निकलती है, गिरती है लाप्तेव सी में। चलिए अब इसके बाद देखो वोल्गा रिवर, है ना। वोल्गा रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप सिचुएटेड इन रसिया, मतलब रूस में इस प्रकार से सिचुएटेड है। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, रूस की, सॉरी यूरोप की। हाँ, और ये कैस्पियन सी में जाके गिरती है। ठीक, इसके लिए हमको ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैस्पियन सी है। तो इस कैस्पियन सी में इस प्रकार से जाकर के ये जो वोल्गा रिवर है वो गिर जाती है। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन कौन सा रिवर है, तो यहाँ पर ये अमेजोन रिवर है ना, 6400 किलोमीटर इसका लंबाई है। और बाकी रिवर मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब देख लेते हैं। फिलहाल ओरिनोको है, पराना रिवर है, और पैरागुआ है, और यूरुगुआ है ना, यूरुगुआ। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, फिलहाल
है ना, इसको देख लीजिए। मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। आपको बस क्या याद रखना है यहाँ पर, अमेजॉन रिवर याद रखो, ऑरिनोको याद रखो, पैरानी रिवर याद रखो। कहाँ पे है ये? साउथ अमेरिका में है। इतना याद रखना काफ़ी है। इस प्रकार से हमको ये अमेजॉन रिवर देखने को मिलता है। ठीक, चलो ये मतलब अमेजॉन रिवर है, यहाँ पर ऑरिनोको है इस प्रकार से, यहाँ पे परागुआ है, और यहाँ पर उरुगुआ है। यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये इसीलिए है, ये पराना जो रिवर है और ये जो उरुगुआ रिवर है, ये पैरागुआ का ट्रिब्यूटरीज है, इस प्रकार से बोला जा रहा है, मतलब सहायक नदी है, ये बोला गया है। अमेजॉन रिवर देखो, हाँ अमेजॉन, अच्छा अमेजॉन रिवर के बारे में क्या है बताया, विश्व की सबसे दूसरी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी हम लोगों ने नील नदी के नील नदी को देखा है, नाइल रिवर को हम लोगों ने देखा लॉन्गेस्ट रिवर। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर में हमको अमेजॉन रिवर को लेना है, दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजॉन रिवर। और यहाँ पर क्या बोला जाए, लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। अगर हम डिस्चार्ज मतलब कि वाटर का डिस्चार्ज वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, मतलब कि जल संग्रहण की अगर हम बात करते हैं, जल संग्रहण सबसे ज्यादा करने वाली अगर नदी पूछा जाएगा तो इस कंडीशन में अमेजॉन रिवर को हमको लेना होगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, इस प्रकार से पूरा यहाँ पर अमेजॉन का जंगल है, तो बहुत सारा पानी को इस प्रकार से संग्रहित करके आगे बढ़ा कर लेकर जाती है। ठीक है, तो अगर डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के रूप में अगर हमको पूछा जाएगा कौन सी सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ पर हमको किसको लेना होगा? अमेजॉन रिवर को। लेकिन सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो इस कंडीशन में नाइल रिवर को हमको लेना होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये है। अब देखो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से रिवर्स है, बस इसका आपको नाम याद रख लेना है, ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। जैसे यहाँ पर मिसिसिपी है, ठीक है, मिसिसिपी है, मिसौरी है ना, ये मिसिसिपी, मिसिसिपी है ना, ये मिसौरी और रियो ग्रांड, और बाकी इस प्रकार से देख लो, है ना। यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर आपको मैं समझा चुका हूँ, हडसन रिवर आप देख सकते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर इस प्रकार से यहाँ पर कहीं पर आपको समझाया था, है ना, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा कुछ सेंट लॉरेंस रिवर, यहाँ पर ये हडसन रिवर है ना, यहाँ पर कोलंबिया रिवर है इस प्रकार से, ये कोलोराडो रिवर है, और ये रियो ग्रैंड रिवर है। तो यहाँ पर आप 2-3 रिवर का नाम याद रखेंगे, जहाँ पर जैसे कि मिसिसिपी याद रखेंगे, मिसौरी याद रखेंगे, है ना, सेंट लॉरेंस रिवर याद रखेंगे, हडसन रिवर याद रखेंगे, तो ये 3-4 रिवर को याद रख लो, इतना काफी है। ठीक है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है, ज्यादा ऐसा कोई और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, मुर्रे डार्लिंग रिवर के नाम से इसको जानते हैं। मुर्रे और डार्लिंग दो प्रकार के यहाँ पर नदी हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर ये मुर्रे बेसिन लिखा हुआ है, इस प्रकार से नदी हमको मुर्रे नदी के नाम से हम इसको जानते हैं, ये मुर्रे नदी है, और यहाँ पर डार्लिंग नदी है ना, इस प्रकार से ये डार्लिंग नदी है। तो ये मुर्रे डार्लिंग नदी दो नदी है इस तरीके से, तो मुर्रे डार्लिंग बेसिन के रूप में हम इसको जानते हैं, मुर्रे डार्लिंग बेसिन, यहाँ पर डार्लिंग बेसिन है और यहाँ पर मुर्रे बेसिन है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जितने भी इंपॉर्टेंट नदी है वो हम लोगों ने समझा। अब देखो कुछ नहर है, नहर कौन कौन सा नहर कहाँ कहाँ पे है, कब कब निर्माण किया गया था, वो यहाँ पर दिया गया है, इसको हमको समझना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर पनामा कैनाल है ना, पनामा नहर, बहुत बार आप लोग सुने होंगे बचपन में, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे पनामा कैनाल, है ना। तो देखो इसका निर्माण 1914 में किया गया था, है ना, 1914 में किया गया था। यह अटलांटिक ओशियन, ठीक है, यह अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। देखो ये मैप में समझो, यहाँ पे पनामा कैनाल है, ठीक है, 1914 में इसका निर्माण किया गया था, इतना याद रखेंगे। साउथ अमेरिका नीचे है, नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार से ऊपर है, ये दोनों किस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट करता है, कौन? ये पनामा कैनाल। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, दोनों को कनेक्ट करने का काम इस प्रकार से कौन कर रहा है? पनामा कैनाल कर रहा है। ठीक है, निर्माण कब किया गया था? 1914 में किया गया है। तो ये पनामा कैनाल है ना, इधर अटलांटिक ओशियन, इधर क्या है? पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर मतलब कैरेबियन सी भी कह सकते हैं ना, मतलब इसी के बीच में यहाँ पर जितने भी जो कैरेबियन कंट्रीज है ना, ये वाला जो कंट्रीज है वो कैरेबियन कंट्रीज कहलाता है। तो ये कैरेबियन सी कहलाता है, ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला जो समुद्र यहाँ पर दिख रहा है वो है ना, ये सी कैरेबियन सी कहलाता है। तो फिलहाल अगर पूरा आपको लेना है तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन ये है। तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? पनामा कैनाल करता है। या फिर यहाँ पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने का काम कौन करता है, ऐसे पूछा जाएगा तो इस कंडीशन में भी क्या रहेगा? पनामा कैनाल लेना है।
अब देखो स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल इसका निर्माण कब किया गया था? स्वेज कैनाल का जो निर्माण है 1869 में किया गया है। 1869 में इसका निर्माण किया गया था स्वेज कैनाल। इजिप्ट जो देश है वहां पर है, ठीक है। कौन से देश में है? इजिप्ट में है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना। ये स्वेज कैनाल इजिप्ट देश में है और मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर देखेंगे तो रेड सी है, इधर आप देखेंगे तो एशिया है, इधर आप देखेंगे तो अफ्रीका है। तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने का जो काम है वो स्वेज कैनाल कर रहा है। मतलब एशिया और अफ्रीका के बीच में जो एक कैनाल हमको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? स्वेज कैनाल है, ऐसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी को रेड सी के मतलब रेड सी से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर ये स्वेज कैनाल ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से है, मतलब ये कॉन्टिनेंट को भी देख लेना है आपको, और यहाँ पर जो सी दिया हुआ है ना, मेडिटेरियन सी और रेड सी, इसको भी आपको देख लेना है। चलिए लेंथ देख लेंगे, 193 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसका देखो सू कैनाल, है ना। सू कैनाल किसके किसके बीच में है? ये आपको मैं अभी एक क्वेश्चन मैं बोला था कि आपको टाइप करके मतलब लिखना है, कमेंट करके बताना है, ऐसा बोल करके। तो जो सू कैनाल है ये लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरोन, है ना। सू लॉक, इसको सू लॉक, सू कैनाल ना बोल के सू लॉक कहा जाता है ना। सू लॉक, सू कैनाल कहो या फिर सू लॉक कहो, वही चीज है। तो इस वाले पॉइंट पर है इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे तो लेक सुपीरियर है और यहाँ पर देखेंगे तो लेक ह्यूरोन है। लेक ह्यूरोन और लेक सुपीरियर ये दोनों को कनेक्ट करने का काम इस प्रकार से कौन कर रहा है? सू सू लॉक या फिर सू कैनाल यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। जो 5 फिंगर लेक या फिर जो ग्रेट लेक्स हम लोगों ने बात किया था ना, उसी में यहाँ पर सुपीरियर लेक और यहाँ पर ह्यूरोन लेक, ये दोनों के बीच में प्रकार से ये सू लॉक है या फिर सू कैनाल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ना, जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर ह्यूरोन दिया रहेगा, मिशिगन दिया रहेगा, इरी, ओंटारियो, सब जो लेक है वो सबका नाम दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कौन कौन से लेक हैं, सुपीरियर और ह्यूरोन। चलो, तो ये हमारा जो मतलब जितना भी जो कैनाल है वो कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर देखो वाटरफॉल, है ना। जितने भी जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, तो ये है एंजल फॉल, ठीक है। एंजल फॉल इसको मतलब कौन सी नदी में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे चूर्ण नदी में है ना। चूर्ण नदी या फिर चूर्ण नदी पर ये देखने को मिलता है। वेनेजुएला में है, कौन से देश में पूछा है तो क्या बोलेंगे? वेनेजुएला में है। तो एंजल फॉल इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड विद हाइट 979 मीटर, 989 मीटर, 79, है ना। 979 मतलब कि 979 मीटर इसका क्या है? ऊंचाई है। एंजल फॉल इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल। देखो, विश्व के सबसे ऊंचा वाटरफॉल में हम इसी को लेते हैं, ठीक है। एंजल फॉल को इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, मतलब कि सबसे विश्व में सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो एंजल फॉल, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर खोन वाटरफॉल, है ना। कौन वाटरफॉल या फिर कौन फोन वाटरफॉल इसको कहा जाता है, कौन या फिर कौन। तो कौन फॉफेंग, फैफेंग, इस प्रकार से इसका कुछ अजीब सा नाम है, लेकिन आप इसको सिर्फ कौन वाटरफॉल बोलेंगे उतना काफी है। मैकोंग रिवर में है, ठीक है। जो मैकोंग रिवर आपको इस प्रकार से यहाँ पर बता रहा था ना, ऐसे इस तरीके से कुछ यहाँ पर क्या था? मैकोंग रिवर था। इसी मैकोंग रिवर में यहाँ पर ये खोन वाटरफॉल हमको देखने को मिलता है। अब इस खोन वाटरफॉल के बारे में याद रखेंगे, ये सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, ठीक है। वाइडेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, है ना। खोन वाटरफॉल इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। 10,783 मीटर इसका चौड़ाई है, ठीक है। इसका चौड़ाई, इसका विड्थ कितना है? तो 10,784 मीटर इसका चौड़ाई है, ठीक है। खोन वाटरफॉल ध्यान रखेंगे। इसका देखो कुकेना कुकेनन वाटरफॉल, है ना। कुकेनन फॉल या फिर कुकेनन वाटरफॉल इसको कहा जाता है। अब ये भी कहाँ है? ये भी वेनेजुएला में है ना। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, मतलब सॉरी, सेकंड टॉलेस्ट वाटरफॉल ये है, मतलब दूसरे सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है पूछा जाएगा तो कुकेना वाटरफॉल है, ठीक है। इसका देखो विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल इस प्रकार से, विक्टोरिया जो रिवर है वहीं पर है, सॉरी जेम्बेजी रिवर है उसमें है ना। विक्टोरिया फॉल किस में है? जेम्बेजी रिवर में है, बिटवीन जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जैम्बिया है और यहाँ पर जिम्बाब्वे है, दोनों के इस प्रकार से बीच में यहाँ पर क्या चीज है? विक्टोरिया वाटरफॉल है, ठीक है। दोनों के बीच में जो नदी है, कौन सी नदी है? जैम्बेजी रिवर है। इसी नदी में ये वाटरफॉल हमको देखने को मिलता है। इसके बाद देखो ग्वारनी फॉल्स है ना। ग्वारनी वाटरफॉल्स है जो कि फ्रांस में है। इस प्रकार जो हम लोगों ने माउंट पेरेनिस जो पढ़ा था, मतलब देखा था, उसी में इस प्रकार से यहाँ पर सिचुएटेड है। ये वाला पॉइंट पर कौन से देश में है? तो फ्रांस में है। इसका जो तुगेला वाटरफॉल है, तुगेला रिवर में है, साउथ अफ्रीका में इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है, ये वाले पॉइंट पर इस तरीके से है।
और कौन से माउंटेन में पूछाएगा तो माउंट ड्रैकन्सबर्ग है, ठीक है। ड्रैकन्सबर्ग इस माउंट में ये स्थित है। देखिए अगला यहाँ पर है रिवन फॉल है, जो कि कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया इस प्रकार से यूएसए में ये हमको देखने को मिलता है। कौन सा रिवन फॉल, ठीक, कौन सा ये रिवन फॉल। इसके बाद है सदरलैंड फॉल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सदरलैंड फॉल जो है न्यूजीलैंड में है। और फिर यहाँ पर है योसेमिट फॉल है, योसेमिट या फिर योसेमाइट फॉल, ठीक है, कैलिफोर्निया में है। इस प्रकार से यूएसए में ही, मतलब यूएसए का ये वाला जो पार्ट है कैलिफोर्निया, वहां पर है। नियाग्रा फॉल ये आपको मैं समझा चुका हूँ, नियाग्रा नदी में है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको देखें, और अगले क्लास में हम लोग, मतलब इसका सेकंड पार्ट बनेगा, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में और जितने भी बचे हुए जो टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसको हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं ला दूंगा। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद। इसका जो पीडीएफ है आप लोग हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर का लिंक नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज करके भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।